अपने YouTube चैनल माय गुरुकुल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास क्वेश्चंस जो एनवायरमेंट साइंस से संबंधित हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा संबंधित है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है। एक तरीके से आज हम क्वेश्चनों को बहुत ही डीपली समझेंगे, तो इसीलिए आशा करता हूं आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन 4 हमारे पास है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से एक ऑप्शन ठीक है। तो यहां पर जो उड़ीसा है वो राइट आंसर है, क्योंकि जो उड़ीसा सरकार है उनका वहां का एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम है नवीन पटनायक। उन्होंने गांधी जयंती पर एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मो सरकार। इससे क्या है कि लोगों को बहुत ज्यादा एक तरीके से उन्नति मिलने वाली है। उन्नति इस प्रकार से मिलेगी कि वो सरकारी जो एक तरीके से अधिकारी होते हैं उनको कहीं ना कहीं फीडबैक देंगे इस ऐप के जरिए, और इस फीडबैक के जरिए जो सरकारी अधिकारी हैं उनका प्रमोशन होगा और लोगों को अच्छी सेवाएं भी उपलब्ध होगी अधिकारियों द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थानीय कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? नंबर 1 बोन सम्मेलन, नंबर 2 स्टॉकहोम सम्मेलन, नंबर 3 है रॉटरडैम सम्मेलन और नंबर 4 है बेसल सम्मेलन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि जो पर्यावरण है एक्चुअल वो किन प्रदूषकों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जो एक तरीके से कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए हैं, एक सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, जो हमारा ऑप्शन बी है, ये राइट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन जो बी है स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या हुआ कि इसमें यह निर्णय लिए गए कि जितने भी कार्बनिक प्रदूषण है तो उनसे हम कैसे कैसे बचे जा सकते हैं। तो जो कार्बनिक प्रदूषक हैं उससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा होती है, ये बात जाहिर है। लेकिन ये किस सम्मेलन में कहा गया? स्टॉकहोम सम्मेलन में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा तीसरा, वो इस प्रकार से होगा, मॉट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? हाँ जी, मॉट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ऑप्शन ए खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, ऑप्शन बी खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, ऑप्शन सी मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि खतरे में एक्चुअल में कौन सी प्रजातियां हैं, मानव जनित हैं या फिर खतरे में विदेशी प्रजातियां या फिर वन्य प्रजातियां हैं। तो मोट्रिक्स जो एक तरीके से मोट्रिक्स रिकॉर्ड है उसे एक रिकॉर्ड के जरिए तो कहा गया है, लेकिन उसमें रखा क्या गया है? उसमें मानव जनित जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी ह्यूमन द्वारा, जितनी भी मनुष्य द्वारा गतिविधियां होती हैं और उससे जो जल का जो स्थान है एक तरीके से जलीय स्थान सारा खतरे में आ जाता है, तो वही सारे के सारे रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? मोट्रिक्स रिकॉर्ड में। चाहे वो मछली का हो, चाहे वो समुद्र के जल का हो, कोई भी अगर खतरा है जल से संबंधित, वो सारे के सारे मोट्रिक्स रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें ठीक होगा सी इज द राइट आंसर। अगला ऑप्शन जो हमारा होगा, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा इसमें 4th, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स की बीमारी भी कहा जाता है? हाँ जी, ऐसी कौन सी बीमारी जिसे ब्लैक लंग्स कहा जाता है और जो वो मजदूरों को होती है खदानों में काम करने के लिए? तो कोयले की खान में अगर कोई मजदूर काम करता है तो उससे क्या है, एक तरीके से बीमारी हो जाती है जिसे ब्लैक लंग्स की बीमारी भी कहा जाता है। तो कोयले की खान में अगर कोई मजदूर काम करता है या अन्य कोई कोयले की तरह की कोई खान होती है उनमें मजदूर काम करते हैं तो उन्हें कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन हमारे पास है क्लोन गुणारुग्णता, ऑप्शन बी है प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी है मेसोथेलियोमा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट होगा, क्लोन गुणारुग्णता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इससे क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा मजदूर है और वो बहुत ज्यादा लंबे समय से कोयले खान में काम कर रहे हैं तो ये इस बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। इस बीमारी को हम लंग्स की बीमारी भी कहते हैं, ब्लैक लंग्स की बीमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां होगा। 5वां जो क्वेश्चन है हमारा, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि जो वन्य जीव, वन में रहने वाले जो जीव हैं
उनमें अगर साहस दिखा रहा है कोई व्यक्ति तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 पुरस्कार के हमने नाम लिए हैं। नंबर ए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, नंबर बी मेदिनी पुरस्कार योजना, नंबर सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और नंबर 4 है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। तो आदम में साहस देने के लिए हमें यहाँ पे अमृता देवी जो पुरस्कार है, एक तरीके से ये बिश्नोई समाज से संबंध रखती है अमृता देवी, इन्होंने एक साहस दिखाया था वन्य जीव के लिए, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी ठीक होगा। और ये पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो छठा क्वेश्चन होगा, छठा क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एक तरीके से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जगह पर है? ये उद्यान है जहां पर पक्षियां रहते हैं, ज्यादातर पक्षी कह दो या जानवर कह दो, उस तरीके से ये उद्यान जो है कुछ खास पशु पक्षियों के लिए बनाए जाते हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी पंजाब। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे राइट आंसर है। बारहसिंगा यहाँ का मुख्य जानवर है, ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर की स्थिति पे है। तो दाचीगाम कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर है। श्रीनगर से कितने किलोमीटर दूरी पे है? 22 किलोमीटर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए। और यहाँ का जो मुख्य जानवर है वो कौन सा है? बताइए जल्दी। यहाँ का मुख्य जानवर है बारहसिंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? हाँ जी, जो समताप मंडल की ओजोन परत है उसकी जो इकाई है वो किस में मापी जाती है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, सी एफ्टर्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एफ्टर्स, डॉप्सन इकाई और तीसरा है मेल्सन इकाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो डॉप्सन इकाई होगा। जो एक वैज्ञानिक है, फ्रेंच वैज्ञानिक है जीएमबी, उन्होंने हमें बताया है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें डॉप्सन इकाई को मापा जाता है। एक्चुअल में जो ओजोन परत की जो खोज है 1913 में हो गई थी, चार्ल्स फैब्रे और हेनरी ने इनकी खोज की थी। ये फ्रेंच के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही हमें बताया है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डॉप्सन जो है एक तरीके से मापी जाती है। जो डॉप्सन तो एक इकाई है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में, स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी, डॉप्सन इकाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित देश हैं उन्हें किस आधारित पर कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं तब कहेंगे, या फिर सीमेंट का उद्योग कर रहे हैं तब कहेंगे उन्हें, या फिर उपयुक्त दोनों, ये दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ठीक होगा वो उपयुक्त दोनों होगा, उपयुक्त दोनों। जीवाश्म ईंधन के जलाने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और सीमेंट उद्योग भी एक बड़ा उद्योग होता है, इसीलिए इसमें भी ये भी एक प्रदूषित एक तरीके से उद्योग है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी ठीक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होगा दोनों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीमेंट उद्योग और जीवाश्म ईंधन का चलना दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है। 9वां क्वेश्चन कहता है, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बताइए। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। 4 हमारे पास है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन ठीक है। कौन सा है? वो है जलवाष्प। तो जलवाष्प जो क्वेश्चन है हमारा वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन बी, जलवाष्प सबसे ज्यादा पूरे विश्व में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अगले आंसर की ओर चलते हैं हम। 8 तरीके की हमारे पास जो है ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, कार्टजेना प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है, एक तरीके से सम्मेलन ही बोल सकते हैं इसको हम, और इसमें कुछ विचार विमर्श किए गए थे। कार्टजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, एक तरीके से स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में, किसे सुरक्षित रखा जाए, एक कार्टजेना प्रोटोकॉल है। नाभिकीय कचरा, आक्रमण विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव, एलएमओ, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ये है संशोधित जीव जीव। एक तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना भी संशोधित जीव क्षेत्र है उसी को यहाँ पर जो है कार्टेशियन प्रोटोकॉल में रखा गया और इसी के बारे में निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन हमारा है रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़, फंगी, और इसका जो निष्कर्ष निकाला है केवल एक और दो, केवल दो या ये तीनों। तो हमारे पास जानवर, पेड़ और ये रेड डेटा लिस्ट। देखो रेड डेटा नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेड लाइट दे रहा है और रेड लाइट का मतलब है खतरे की निशानी, यानी कि कोई भी संकट में आ रही हो या विलुप्त हो रही हो तो उसको हम कहाँ रखते हैं? रेड डेटा में। और प्रजाति किसी की भी हो, चाहे वो पेड़ की हो, चाहे वो कोई भी वृक्ष है, कोई भी जानवर है, फंगी है, तो जीव ही एक तरीके से। तो ऐसा जीव एक तरीके से कोई भी प्रजाति है, एनीथिंग एल्स कोई भी, तो उसे हम रेड डेटा बुक में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन ठीक रहेंगे। जानवर जीव है, पेड़ एक तरीके से जीव है, फंगी एक तरीके से जीव है, तो इसलिए ये तीनों राइट आंसर होंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल एकदम राइट होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो रेड डेटा बुक में हम तीनों को रखेंगे, जानवर, पेड़ और फंगी को। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12वां, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट होने के लक्षण क्या है? सबसे पहली बात तो देखो हॉटस्पॉट से हम समझ ही गए हैं कि भारी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में एक ही जगह, और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी यानी कि जहां पे अलग अलग तरीके के जीव जन्य पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। जैव विविधता और हॉटस्पॉट भारी मात्रा में के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? तो नंबर 1, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। नंबर 2 है इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो हमारे जो निष्कर्ष निकले यहाँ पे केवल 1, केवल 2, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए बात हमारी दोनों सही है यहाँ पर कि कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों की स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना। विनाशकारी जो 1500 पौधे हैं वो जरूरी है। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। जो पौधे होते हैं वो तो बात ठीक है भाई। एक बात बताइए, हॉटस्पॉट कब होता है? जब भारी मात्रा में होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, फिर नहीं आ जाते हैं, तभी हॉटस्पॉट वो कहलाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं या तो 0.5 पौधों की जो एक तरीके से नष्ट हो जाए, या 1500 नए पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाए, ये बात भी ठीक है, या फिर 70% नष्ट करना भी जरूरी है वनस्पति का, जो प्राथमिक वनस्पति है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी हमारा है ये बिल्कुल राइट होगा। ये दोनों, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल राइट। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 13वां क्वेश्चन, क्या की निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? देखिए यहां पर ये गलत हो गया, थोड़ा सा संबंधित है। तो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षारीय पदार्थ, ऑप्शन बी है 1989 का बॉन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, ऑप्शन सी है 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांसबाउंड्री आंदोलन पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन, और डी है 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहमति। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और इसमें से सही संबंधित बताना है कौन सा है। ये बताना है इसका मैच इससे, इसका मैच इससे, इसका मैच इससे और इसका मैच इससे सही है या नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा ऑप्शन सी ठीक होगा, क्योंकि सी ये बिल्कुल मुझे मैच सही लग रहा है। 1989 का जो बासेल सम्मेलन है उसमें क्या हुआ था कि एक तरीके से जो ट्रांस बाउंड्री आंदोलन है पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का एक तरीके से कहने हैं। देखियो ट्रांस बाउंड्री यानी कि एक बाउंड्री की बात करी जा रही है, एक सीमा की बात की जा रही है, उधर पारगमन यानी कि एक पलायन की बात की जा रही है या इधर उधर जाने की बात करी है, गमन करने का। हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन यानी कि एक्सचेंज इधर से उधर। तो यहाँ पर 1989 का जो बासेल सम्मेलन है इसको बसील सम्मेलन भी कहा गया। तो इसमें क्या किया गया कि जितने भी खतरनाक कचरे होते हैं एक देश के अंदर, खतरनाक जो कूड़ा कचरा होता है
उसका एक तरीके से खत्म करना या एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, इस सीमा से उधर फेंकना, उस सीमा से इधर फेंकना, वो बंद करने पर रोक लगाई गई 1989 में बासेल सम्मेलन में। यही बासेल सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जितना भी खतरनाक कूड़ा है वो सीमा के उस पार या इस पार ना फेंका जाए, जिससे कि किसी को भी खतरा ना हो सके। तो चलिए आगे अपने क्वेश्चन को चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा होगा, इसमें ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। 14वां क्वेश्चन हमारा जो होगा वो ये है, पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेष पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन है? देखिए, जो एक तरीके से मैं अगर ये कहूं यहां पर कि जितना भी हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक जितना भी एक तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है, तो पश्चिमी घाट जैसे मान लीजिए ये इंडिया है हमारा, तो ये इंडिया इस तरीके से होगा, ये इंडिया है हमारा, ये हमारा इंडिया है, और ये इंडिया है तो ये इसका जो भी ये है इधर ये वेस्ट है, तो ये है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। तो ये जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को स्वच्छ रखने के लिए एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम जो है हमने क्या रखा एक तरीके से, जिस समिति का नाम हमने रखा उस समिति को हम जो है इस नाम से भी कह सकते हैं, या फिर ये कहे पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेष पैनल भी कह सकते हैं। तो इस समिति का क्या नाम हुआ? पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेष पैनल। तो एक तरीके से ये आर के पचौरी के नाम पर रखा गया, वंदना शिव के नाम पे, या माधव एक तरीके से जो माधव गोडगिल है उनके नाम पे, या प्रदीप कृष्णन के नाम पे। तो ये माधव जो गोडगिल है इनके नाम पे ये रखा गया, माधव गोडगिल, और इस समिति को हम गोडगिल समिति भी कहते हैं एक तरीके से। तो गोडगिल समिति किसकी समिति हुई? एक तरीके से माधव गोडगिल की। और ये समिति क्या काम करती थी? जो पश्चिमी घाट है उसकी साफ सफाई या देखरेख करने का काम करती थी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा वो इस तरीके का होगा, शेर की पूंछ वाला मकॉक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरेक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 ऑप्शन यहां मिले हैं, नीलगिरी, दिबांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में नीलगिरी है, नोकरेक, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें 4 यहाँ पे जगह मिली है, और एक तीसरा जो चौथा ऑप्शन है, सॉरी, वहां पे इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिले। तो यहाँ पे जो नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। कौन सी पहाड़ियों में पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम ठीक होगा। तो हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो एकदम बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जो एक तरीके से मोकोक है वो एक दुर्लभ प्रजाति में आता है, और ये पश्चिमी घाट में अधिक पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा 16वां, वो इस टाइप से होगा, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में है, प्रदूषक निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? नागफनी, एगियोल्पस, जलकुंभी, पिस्टिया। 4 ऑप्शन है हमारे पास कि एक अमेरिका से पौधा है और भारत में लाया गया है, उसका क्या नाम रखा है? जलीय पौधा है वो, नागफनी, एल्गियोपस, जलकुंभी, या पिस्टिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें, तो हमारा जो ऑप्शन जलकुंभी है वो बिल्कुल एकदम राइट होगा। जलकुंभी, जलकुंभी जो है एक तरीके से वो पूरा का पूरा ठीक होगा, क्योंकि अमेरिका से ये एक तरीके से उत्तरी अमेरिका से ये लाया गया, और उत्तरी अमेरिका से जब ये लाया गया है तो सॉरी, ये दक्षिण अमेरिका से लाया गया है, दक्षिण अमेरिका से लाया गया है, और ये जो है दक्षिण अमेरिका से पौधा आया है, और इसी को जलकुंभी को हमने जो है एक तरीके से यहाँ पे रखा गया। अब इसको रखने का कारण क्या है? इसको रखने का एक यही कारण है क्योंकि जो इसकी जो बीजों की जो क्षमता है अंकुरण होने की वो 30 वर्ष की होती है, और इसकी जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। 30 वर्ष का टाइम हो गया, और ऊपर से उत्पादन करने की मात्रा भी ज्यादा होती है। किसकी? जलकुंभी की। तो इसीलिए ये दक्षिण अमेरिका से ये आया है, उत्तरी अमेरिका से नहीं, दक्षिण अमेरिका से ये आया है। तो चलिए हम अपने अगले, तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां होगा। 17वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? 4 ऑप्शन है हमारा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
एनोफाइन बैक्टीरिया इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि भाई जो हमारा नाइट्रोजन चक्र है उसमें मिट्टी जो मिट्टी होती है एक तरीके से मिट्टी में खटासपन होता है, उसे कहते हैं नाइट्रेट, जो नाइट्रेट्स होता है एक तरीके से, उसको मुक्त नाइट्रोजन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि उस मिट्टी को शुद्ध कैसे किया जाता है, जो एक तरीके से नाइट्रेट्स हो गई है नाइट्रोजन चक्र में, तो उसको हम मुक्त कैसे करेंगे, उस खटासपन को कैसे निकालेंगे उस मिट्टी से। तो कहीं ना कहीं हम जो है इसको एक प्रक्रिया होती है उसके द्वारा निकालते हैं। उस प्रक्रिया का नाम जो है उसका है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है एक तरीके से उस प्रक्रिया द्वारा ये निकाली जाती है, मिट्टी की खटास को शुद्ध कर दिया जाता है, एक तरीके से नाइट्रस उसमें से खत्म कर दिया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो बी ठीक होगा, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारा राइट आंसर होगा शुद्ध मिट्टी के लिए, यानी कि हमें जो खटास है, जो नाइट्रस वाली मिट्टी है, उससे हम अगर शुद्ध मिट्टी बनाना चाहेंगे तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे शुद्ध हमारा जो एक तरीके से मिट्टी निकल के आएगी इस प्रक्रिया के द्वारा। तो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन होगा 18वां क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक एकदम जो मतलब एकदम प्राथमिक है वो सूचक बताना है हमें, काई, धुआं, बायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो काई ठीक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, काई। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक क्या है, काई। काई इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे 18 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19 क्वेश्चन हमारा होगा, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्नबोना के बीच संबंध है। देखिए बैक्टीरिया यहाँ पे पानी के अंदर बताए हैं, एक तो हमारे फर्न अजोला और दूसरा साइनोबैक्टीरियम अन्नबोना। तो एक तरीके से इनके बीच संबंध क्या है, ये सहजीवी है, पारस्परिक है, परजीविता है या आद्य सहयोग है, बताइए। ये एक तरीके से सहजीवी है, एक दूसरे के ज्वाइंट से होके काम करते हैं, दूसरे के एक दूसरे के पूरक है, इसलिए ये सहजीवी हैं। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो ए जब हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा तो इसमें सहजीवी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। तो राइट आंसर एक तरीके से अगर हम यहाँ पे कह दें सहजीवी यानी कि साथ में एक दूसरे के काम करने वाले, एक दूसरे के पूरक होने वाले। तो 19वें का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए अब 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा 20वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। मूंगा चट्टानें कौन सी होती है, बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। मूंगा चट्टानें भारत में 4 जगह पाई जाती हैं। सबसे पहली बात, मूंगा चट्टानें भारत में 4 जगह पाई जाती हैं। नंबर 1 मन्नार की खाड़ी, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 अंडमान निकोबार और नंबर 4 जो है हमारी जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर पाई जाती है। सॉरी, कच्छ की खाड़ी जो है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मूंगा की चट्टानें। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। तो मैंने 4 क्षेत्र बताए, उनमें से कौन सी नहीं है। मन्नार की खाड़ी मैंने बताया, बिल्कुल ठीक। खंबात की खाड़ी नहीं बताया, तो खंबात की खाड़ी नहीं में आ जाएगी यहाँ पर। तो हमारा खंबात की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सी लक्षद्वीप मैंने बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने बताया, तो हमारा जो बी है वो राइट आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जो है मूंगा चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। अगले ऑप्शन में चलते हैं। हमारा 21वां जो क्वेश्चन है हमारा 21, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक। देखो जी कितना अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्षेत्र नहीं पूछा है, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित है वो देश बताना है हमें। बताएं जल्दी। तो देखिए अगर यहाँ पे प्रति व्यक्ति की बात आए तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, कतर, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन और भारत। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो कतर यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। कतर जो है हमारा राइट आंसर बिल्कुल। और कतर की राजधानी दोहा होती है, तो कतर हमारा यार जो एक तरीके से ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन जब बात आती है पूरे देश की कि पूरा देश कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है जो ज्यादा उत्सर्जित करता है, तो चीन सबसे ज्यादा इस टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है वर्तमान स्थिति में। चलिए अगले ऑप्शन की चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारे 21वें का ए ठीक होगा। 22वां क्वेश्चन,
22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस बतानी है जो नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है हमारी यहां पर वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं है। ये एक वायु प्रदूषक है, सॉरी एक तरीके से प्रदूषक मान ले, इसको वायु प्रदूषक मान ले, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये ग्रीन हाउस गैस हमारी जलवाष्प हो सकती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 आएगा और 23 जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा। 23 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा धुआं होता है, धुंध में हमेशा ओजोन होता है। नंबर बी, ऑप्शन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। नंबर सी, लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा कथन गलत है। कथन हमें गलत बताना है, सही नहीं बताना है। तो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन? ए ऑप्शन, फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक आकर्षक है। और नंबर सी है, लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो एक तरीके से हम यहाँ पे ये कहें कि इनमें से मुझे तो कोई सा भी सही लगता है। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ये भी सही बात है, फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन दिखाई देता है। और इसमें भी ये बात जो है वो हीमोग्लोबिन वाली वो भी बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे सबसे खतरनाक धातु जो है प्रदूषक है ये भी बिल्कुल ऑटोमोबाइल में, ये भी तीनों बात सही है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाए, कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यानी कि डी हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने, जो 24 होगा। 24 क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? इकोलॉजी, देखिए इकोलॉजी एक तरीके से संस्था है। और कौन से विज्ञान की संस्था है ये? इको या पारिस्थितिकी विज्ञान की। एक तरीके से हम ये कहें कि जितना भी हमारा पर्यावरण संबंधी जितना भी विज्ञान है वो इकोलॉजी उस संस्था का क्या है? अध्ययन है। एक तरीके से जो हमारा विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है, जो पारिस्थितिक विज्ञान है, इकोसिस्टम जो भी बना हुआ है हमारा, तो उसका अध्ययन एक संस्था करती है। उस संस्था को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विहटेकर और आर्थर टॉन्सले, अर्नेस्ट हैकर। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं हमारे पास, चार्ल्स डार्विन और ये, और इनमें 4 ऑप्शन हमें बताए गए हैं, अर्नेस्ट हैकर, आर्थर, रॉबर्ट और चार्ल्स। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ठीक होगा बिल्कुल, अर्नेस्ट हैकर। अर्नेस्ट हैकर जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही एक तरीके से सन 1866 में 1866 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, अर्नेस्ट हैकर ने। तो एक तरीके से इकोलॉजी क्या है? पर्यावरण विज्ञान की एक संस्था है। और इस शब्द का जो है प्रतिपादित अर्नेस्ट हैकर ने किया, 1866 में किया। बिल्कुल ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने 25 में। जो हमारे 25 जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है? इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एच प्रजातियां, ऑप्शन बी है कीस्टोन प्रजातियां, ऑप्शन सी है एडेमिक जो एक तरीके से एकेडमिक प्रजातियां होती हैं उनको, या फोस्टर प्रजातियां। तो 4 प्रजातियां यहाँ पर नाम दिया गया है, एच प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, एकेडमिक प्रजातियां और फोस्टर प्रजातियां। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इकोटोन है क्या। इकोटोन 2 बायोम के बीच में अगर कोई संक्रमणित क्षेत्र पाया जाता है, 2 बायोम के बीच में कोई संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, उसे हम इकोटोन कहते हैं। अब ये पता करना होगा कि भाई बायोम क्या होते हैं। बायोम एक्चुअल में वो जगह होती है जो चाहे वो धरती पे चाहे वो समुद्र में है, वहां पर समानता होनी चाहिए। समानता किन के बीच में होनी चाहिए? मनुष्य, मौसम, भूगोल
और आपके एक तरीके से प्रजाति, जो भी पेड़ पौधे की प्रजाति है वहां पे, और मौसम के अकॉर्डिंग एक समानता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर वहां पे इंसान रह रहे हैं तो वो तापमान के हिसाब से रहने चाहिए, अगर वहां पे पौधे हैं वो भी तापमान के हिसाब से, तो इन सब में एक सिमिलरिटी होती है कि कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से पेड़ पौधे सभी एक जैसे होते हैं और उनमें समानता होती है, तो वो होता है बायोम। अब जब इन क्षेत्रों में संक्रमण फैल जाता है, दो बायोम क्षेत्र में जब संक्रमण फैल जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे एच प्रजातियां कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए होगा, एच प्रजातियां। इकोटोन में जो प्रचुर मात्रा में एक तरीके से प्रजाति पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एच प्रजाति। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमारे जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो आशा करता हूं आप हमारी वीडियो के साथ आगे भी ऐसे ही बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ईवीएस से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें।